नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो इंडस्ट्रियल रिलेशन का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, और साथ में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि होगा हम लोग का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में। तो इस्टेब्लिश एंड फोस्टर साउंड्स रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बाय सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट। इसके पहले ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के, कि ये लोग फोस्टर और अच्छा रिलेशनशिप को जो है इन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप स्टेबल करता है, इस्टेब्लिश करता है, जो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में होता है। इन दोनों के बीच में एक सेफ गार्डिंग और एक सेफ इंटरेस्ट तैयार होता है, जो एक टाइम पे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाता है। अवॉइड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्राइक्स, लॉकआउट एंड घेराव्स अवे बाय इन्हांसिंग द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वर्कर। और ये क्या करता है, जब दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होता है तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है, स्ट्राइक को, लॉकआउट को, घेराव्स को और भी बहुत से इकोनॉमिक स्टेटस को मतलब अवॉइड करने की कोशिश करता है या फिर अवॉइड करता है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर टू पार्टिसिपेट टू द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और लोगों, वर्कर को और मैनेजमेंट को अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड होता है कंपनी के तरफ से, और नया नया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी तैयार किया जाता है। रेज प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कर्व द एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एक्सेप्टेंस। फिर जो भी प्रोडक्टिविटी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी कर्व है, एम्प्लॉय टर्नओवर है, उन सभी को और रेज किया जाता है, उसके प्रॉब्लम्स को या फिर उनके डिसीजन को एक्सेप्ट किया जाता है। अवॉइड अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास से आए हुए कुछ अननेसेसरी इंटरफेरेंस को भी अवॉइड किया जाता है एज फार एज पॉसिबल इन द मैटर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। और खासकर ये तब होता है जब वर्कर और मैनेजमेंट के बीच के रिलेशनशिप में जब ये प्रॉब्लम आता है। Establish industrial democracy based on labor partnership in sharing of profit and managerial decision। अब ये क्या करता है, जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है उसके ऊपर जो बेस्ड है लेबर पार्टनरशिप, जो शेयरिंग प्रॉफिट्स है या फिर मैनेजरियल डिसीजन है, उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। फिर सोशलाइज्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बाय इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एज एन एम्प्लॉयर। फिर जो भी सोशलाइज्ड इंडस्ट्रियल है एक्टिविटी हो रहा है गवर्नमेंट के, जो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, उन सभी पार्टनरशिपेंट्स को एक एम्प्लॉयर कहा जाता है या फिर उसे सोशलाइज्ड किया जाता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन of workers to ensure a healthy and balanced social order through recognition of human rights in the industry। फिर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होने के कारण वर्कर्स का हेल्थ को लेके या फिर वर्कर्स के बैलेंस सोशल को लेके रिकॉग्निशन किया जाता है। ह्यूमन राइट्स को इंडस्ट्री जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। स्टेट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर रेगुलेटिंग प्रोडक्शन एंड गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। फिर स्टेट कंट्रोल जो भी हो रहा है, अंडरटेकिंग कंट्रोल जो है, रेगुलेटिंग प्रोडक्शन जो है, उन सभी के साथ एक अच्छा गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। फिर सोशलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री बाय मेकिंग द स्टेट्स ऑफ इटसेल्फ अ मेजर एम्प्लॉय। फिर सोशलाइजेशन और नेशनलाइजेशन जो हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, उन सभी के स्टेट्स को अच्छे से मेज़र करने का, एम्प्लॉय को मेज़र करने का भी एक तरीका हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे इंडस्ट्रियल रिलेशन के। और अब हम लोग जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस क्या है, टू हेल्प इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री द प्रॉब्लम इंक्रीजेज इन प्रोडक्टिविटी इन एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग गुड्स इंडस्ट्रियल रिलेशन।
फिर ये क्या करता है, ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस को हेल्प करता है बढ़ने में, प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है, प्रॉब्लम को इंक्रीज भी करता है। कितनी बार कंट्रीज़ के प्रॉब्लम्स को प्रोडक्टिविटी जो होता है, प्रोडक्टिविटी या फिर उनके सामान को मेंटेन करने में भी कितना बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। फिर टू हेल्प इस्टेब्लिश एंड मेंटेन द ट्रू इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी विच इज़ a prerequisite for the establishment of socialistic society। फिर ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इस्टेब्लिश और मेंटेन करने में जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी हो रहे हैं या फिर प्री रिक्वेस्ट डेमोक्रेसीज है, इस्टेब्लिशमेंट है, सोशलिस्टिक सोसाइटी को हेल्प करता है इस्टेब्लिश होने में। फिर टू हेल्प मैनेजमेंट बोथ इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इन्फॉर्म्ड लेबर रिलेशन पॉलिसीज एंड देयर ट्रांजेक्शन इनटू एक्शन। और ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को और साथ में इन्फॉर्म करता है लेबर रिलेशनशिप पॉलिसीज़ को भी कि वो किस तरीके से कौन सा एक्शन ले सकते हैं और कब ले सकते हैं, किस तरीके का एक्शन ले सकते हैं। टू इनकरेज कलेक्टिव बार्गेनिंग एज मीन्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, thus consider the negotiation process as an education opportunity, a chance both to learn and to teach। फिर ये इनकरेज करता है कलेक्टिव को, बार्गेनिंग को इनकरेज करता है, मीन्स सेल्फ रेगुलेशन को इनकरेज करता है। द कंसिडर द नेगोशिएशन प्रोसेस as an educational opportunity, a chance both to learn and teach। और दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलता है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलता है दोनों को, मैनेजमेंट को भी और लेबर को भी, ताकि वो कुछ सीख सके और दूसरों को सिखा सके। टू हेल्प गवर्नमेंट टू मेकिंग लॉज फॉरबिडिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ यूनियन एंड एम्प्लॉयज। In a climate of good industrial relation, unions gain more strength and facility। फिर कुछ हेल्प गवर्नमेंट के लॉफुल हेल्प से उनको अनफेयर प्रैक्टिसेस से, यूनियन से या फिर एम्प्लॉयर से कुछ उनको अच्छा रिलेशन या फिर कुछ अच्छा नया कुछ सीखने को मिल जाता है, नया स्ट्रेंथ, नया फैसिलिटी देखने को मिल जाता है इंडस्ट्री के अंदर। To boost the discipline and morale of worker, maintenance of discipline ensures effectiveness and economic in the use of resources। On the other hand, lack of discipline means waste, accident and conclusion। फिर इनके डिसिप्लिन को, वर्कर के, मैनेजमेंट के, उनके इकोनॉमिक को, इफेक्टिवनेस काम करने को, उनके रिसोर्सेज को, उनके हैंडलैक को एक नया डिसिप्लिन, एक नया कंक्लूजन मिल जाता है, उनको नया मोरल मिल जाता है, नया बूस्ट मिल जाता है, ताकि अगर इन फ्यूचर किसी तरीके का वेस्ट हो जाए या फिर किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाए तो उनको उन सभी चीज़ से कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए, फैसिलिटीज़ से, इस तरीके का। फिर uninterrupted production, the most important benefit of industrial relation is that ensures community of production, which means continuous employment for all from managers to workers, thus the resources has fully utilized। फिर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन को भी बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाता है, बेनिफिट उनका देखा जाता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज़ द इंश्योर कम्युनिटी ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट। फिर इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपका प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू है, कोई कारण से बंद नहीं हुआ इंटरप्शन से, तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी सेम चलता रहेगा या फिर हो सकता है और भी ज़्यादा बढ़ जाए। ऑल फॉर्म्स मैनेजर्स टू वर्कर्स, दस द रिसोर्सेज हैज़ फुल्ली यूटिलाइज्ड, और सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज भी कर सके। फिर आता है गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इम्प्रूव्स द मोरल ऑफ employees work with the feeling in the mind that the interest of the employee and the employers is one same, that is increased production। और इससे क्या होता है, गुड एक अच्छा रिलेशन होने के कारण, इंडस्ट्रियल रिलेशन होने के कारण एम्प्लॉयज़ और लेबर का जो बीच का रिलेशनशिप होता है वो भी अच्छा हो जाता है, और दोनों का माइंड भी एक जैसा काम कर रहा होता है और दोनों का इंटरेस्ट भी लगभग सेम होता है और प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर आता है प्री रिक्वेजिट्स फॉर साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। प्री रिक्वेजिस्ट का मतलब होता है कि पहले से कोई उसको रिक्वेस्ट कर रहा हो या रिक्वायरमेंट कर रहा हो, इसका मतलब यही होता है।
पहले से या फिर ज़्यादा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का होता है फॉलोइंग पॉइंट्स में कि टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट सपोर्ट होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में, और सबसे ऊपर का मैनेजमेंट सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस नॉर्मल मैनेजमेंट के अंडर हो लेकिन आप काम तो करें लेकिन वैसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। फिर डेवलपिंग ट्रस्ट बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, दो लेबर और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा डेवलपिंग इंटरेस्ट होना चाहिए, दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। टू बिल्ड कॉम्पिटेंस बिटवीन लेबर्स एंड मैनेजर्स, टू बी डेवलपिंग राइट ह्यूमन प्रैक्टिसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर एग्जिस्टिंग ऑफ साउंड एंड डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन, फिर एक अच्छा डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन होना चाहिए। जैसे कि हम लोग कॉलेज में होते हैं तो हम लोग को कई सारे ऐसे कॉलेज होते हैं कि जहाँ पे यूनियंस होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट के बातों को समझते हैं, स्टूडेंट को फैसिलिटीज़ के बारे में बताते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। तो यही सब होता है हर कंपनी के भी अंदर कि उनका एक ठो लेबर का या फिर मैनेजमेंट का एक ठो खुद का यूनियन होता है, वो अपने लॉज रूल्स बताते हैं। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, फिर इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। फिर क्रिएट कंटिन्यूस फीडबैक एंड मॉनिटरी, फिर इनके फीडबैक को और मॉनिटरी को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको ऊपर हेडिंग्स से पढ़ा दे रहा हूँ, आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दूंगा और आप लोग उसे डाउनलोड वहाँ से कर सकते हो। फिर आता है प्रोफेशनल अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर हैज़ बीन अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, दिस हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स फॉर द मॉडल नॉलेज वर्कर्स, देयर फॉर इंटरनेशनल रिलेशन शुड बी हैंडेड by employees having professionals competence in the subject. This person needs to be knowledgeable about the human behavior at work. They should also have a problem solving approach to tackle with the employees problem इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनल अप्रोच का मतलब होता है कि लोगों के बिहेवियर को समझना, उनके एक्टिविटीज़ को जो भी बहुत पेचीदा होता है उनको समझना, बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल पर्सन का होना, ये होता है प्रोफेशनल अप्रोच। वो होता है कितना बार कि मतलब वो लोग दूसरों के प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा कभी कभी होता है लेकिन उतना ये मायने नहीं रखता। लेकिन प्रोफेशनल अप्रोच जो होता है कि आपको ठीक से सब कुछ के बारे में मालूम होना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स, उनके ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, ये सब होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। फिर आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2K ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जो 1 अप्रैल को बना था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, या फिर हम लोग इसको मई भी बोल सकते, कई बार आपको 25 मई भी आपको देखने को मिलता होगा, 1947। The term industrial dispute means any dispute of difference between employers and employees, workmen or between workmen, which is connected with the employment of non-employment or the terms of employment and condition of employment of in prison. When a dispute becomes a industrialist, कब कौन सा डिस्प्यूट इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है वो हम लोग समझते हैं, जो सेक्शन 2K में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, एक्ट 1947। इसमें क्या बोला गया है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब वो होता है जो एम्प्लॉयज़ के बीच में किस तरीके का डिफरेंस है, एम्प्लॉयज़ से एम्प्लॉयज़ के बीच में, या फिर वर्कमैन के बीच में, अलग अलग वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, और उन लोग के बीच में किस तरीका रिलेशनशिप है, किस तरीका कनेक्शन है, एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट के बीच में, ये सभी चीज़ बताता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कब इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है वो हम लोग को पहचानना है। देयर मस्ट बी एक्चुअली अ डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्प्यूट को आसान भाषा से समझ सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो सभी लोगों के बीच में होता है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में भी होता है,
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। एम्प्लॉयर क्या होता है, एम्प्लॉयज़ क्या होता है। एम्प्लॉयर वो जो 10, जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसके अंडर 10 लेबर काम कर रहे होते हैं और उसमें का कोई किसी एक को हेड बना दिया जाता है, तो वो होता है एम्प्लॉयर की, वो जो है उसको काम दे रहा है या फिर करवा रहा है, जिसको हम लोग सुपरवाइज़र भी बोल सकते हैं। इजीली अगर समझे तो सुपरवाइज़र जो होता है वो एम्प्लॉयर होता है और उसके अंडर जो सुपरवाइज़र के अंडर जो काम करे वो एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर क्या होता है। द डिस्प्यूट मस्ट बी कनेक्टेड विथ द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विथ द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ एनी पर्सन। फिर ये क्या कनेक्शन दिखाता है कि जो एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट के बीच का कनेक्शन कैसा है, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं जब वो नॉन एम्प्लॉयमेंट पर्सन से मिलते हैं। ठीक है, फिर देयर आर मस्ट एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनता है, जो रिलेशनशिप है, उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, उसके रिजल्ट को। ठीक, अब हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। अ डिस्प्यूट इज अ शॉर्ट टर्म डिसएग्रीमेंट while a conflict is a long term disagreement. फिर conflict cannot be easily, the possibility is very remote, but a dispute can be resolved through judicial other means. A conflict refers to a broad area of issues and within this broad area specific dispute can arise. Thus dispute may stem from area conflict or a conflict. Dispute can be easily resolved with the specific issues and come to a final decision. This is not being the same conflict. Conflict are more serious and sensitive in nature and very volatile in terms of resolution. This is not same with dispute. तो ये डिफरेंस था dispute और conflict के बारे में। आप लोग मैंने इसे बहुत इजी तरीके से लिखा है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि ये समझाने का ज़रूरत पड़ेगा, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो, इसलिए मैं इसे समझा नहीं रहा हूँ। फिर हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। मैंने यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन अगर आपको और भी पॉइंट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको इसके और भी पॉइंट्स बताऊँगा कि फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में और क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का पॉइंट्स आता है स्ट्राइक की। अगर डिस्प्यूट में, अगर यानी कि किसी तरीके का भेदभाव या फिर झगड़ा, कुछ भी तरीके का झगड़ा हो रहा है इंडस्ट्री के बीच में, तो जो लेबर्स हैं या फिर मैनेजमेंट्स या फिर वर्कर्स जो है वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले स्ट्राइक करते हैं। वो स्ट्राइक्स जो होते हैं बहुत तरह का होता है, सिट डाउन स्ट्राइक, पेन डाउन स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक, गो स्लो स्ट्राइक, बॉयकॉट एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे स्ट्राइक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को नाम से ही समझ में आ रहा है सिट डाउन स्ट्राइक क्या होता है, यानी कि धरना देना, बैठकर सामने इंडस्ट्री के धरना देना। पेन डाउन स्ट्राइक की किसी तरीके का काम वगैरह नहीं होगा। हंगर स्ट्राइक की भूख हड़ताल कर देना। गो स्लो स्ट्राइक यानी कि धीरे धीरे अगर कोई काम भी हो रहा है तो वो धीरे धीरे होगा या तो फिर वो भी नहीं होगा। फिर बॉयकॉट की, मुझे ये कंपनी छोड़ देना है, इस तरीके का स्ट्राइक। या फिर मुझे बॉस को बॉयकॉट करना है, बॉस के रूल को बॉयकॉट करना है। फिर आता है घेराव कि घेराव का मतलब होता है कि अगर आप कुछ मांग रहे हो कंपनी से और कंपनी वो प्रोवाइड नहीं करे तो आप लोग वर्कर्स और भी सारे लोग मिलकर एक घेराव कर देते हैं, मैनेजमेंट को घेर लेते हैं चारों तरफ से कि पहले मेरा काम करो, उसके बाद फिर कोई दूसरा काम करो, पहले हम लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व करो। फिर आता है पिकेटिंग। पिकेटिंग क्या होता है? इन दिस मेथड वर्कर एंड डिस्कस्ड फ्रॉम रिपोर्टिंग फॉर वर्क बाय सर्टेन पर्सन स्टेशनड एट द गेट ऑफ द फैक्ट्री। ये यहाँ पे क्या होता है कि जो भी वर्कर्स होते हैं वो लोग रिपोर्टिंग से, जो भी वहाँ के लोगों से हैं,
काम कर रहे हो, जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, उनसे गेट पे ही मिलते हैं और उन प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं और ज़्यादा लॉन्ग नो वायलेंस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें नो वायलेंस इन्वॉल्व होता है, कि जिसमें वायलेंस नहीं होगा लेकिन उसमें काम भी नहीं होगा। तो ये होता है पिकेटिंग। फिर आता है लॉकआउट। का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू IDA, लॉकआउट मीन्स द क्लोजिंग ऑफ place of business, of employment or supervision of the worker, or the refuser by an employer or refused by an employer to continue enjoy any number of person employed by him। लॉकआउट का मतलब होता है कि जो भी काम हो रहा होता है, जो काम बंद हो चुका होता है, एम्प्लॉयमेंट द्वारा बंद कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया काम को, लेकिन उसको फिर से एम्प्लॉयर मिलने पे वो काम कंटिन्यू हो जाए। जैसे कि आज के टाइम पे जब कोरोना आया था तो हमारे रिस्पेक्टेड PM सर ने यहाँ पे पूरे इंडिया में, पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया था कि ताकि सभी लोग घर में रहेंगे और कोरोना से बचेंगे। हालांकि ऐसा बहुत हद तक काम आया था, लेकिन कहीं कहीं पे इसके केस नहीं रुक रहे थे, तो ऐसा था। तो अब फिर धीरे धीरे लॉकआउट हो रहा है कि मतलब जो काम रुक चुका है, जो काम पेंडिंग हो चुका है, वो धीरे धीरे फिर से वो काम कंटिन्यू हो रहा है। तो ये होता है लॉकआउट। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब इसके कुछ कॉजेज भी हैं। मॉडल्स स्टैंडिंग ऑर्डर, द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डर इज टू बी prescribe guideline for regulating relation between employers and employees under the Industrial Enjoyment Act 1946. Every factory employing 100 or more workers in required to form standing order। फिर इसमें क्या होता है, जब लॉकआउट स्टार्ट हो रहा है तो फिर कंपनी को क्या कहना था गवर्नमेंट की तरफ से कि कंपनी, जो भी कंपनी काम शुरू करेगा वो कम से कम 100 या फिर 100 से ज़्यादा लोगों को खड़ा रखेगा अपने काम में, अपने कंपनी में वर्किंग एम्प्लॉयमेंट देगा। 100 या 100 से ज़्यादा, इससे कम नहीं हो सकता। दिस ऑर्डर मस्ट बी डिस्प्लेड प्रॉपरली बाय द एम्प्लॉयर फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कर। और ये सारा प्रॉब्लम, जो भी ऑर्डर है, ये सारा ऑर्डर जो है प्रॉपरली एम्प्लॉयर और वर्कर्स को बताया जाएगा, समझाया जाएगा और दिखाया भी जाएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर डिफाइंस एंड रेगुलेट्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रिंग्स अबाउट इनफर्मिटी इन देम। और ये सारे ऑर्डर्स को सही तरीके से बताया जाएगा, किया जाएगा और अच्छे तरीके से समझाया भी जाएगा, इसके टर्म्स एंड कंडीशन को भी दिखाया जाएगा, जो एक इन्फॉर्मिटी दिखेगा हम लोग को। प्रिवेंशन ऑफ कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यही कहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।